तीन नंबर प्रिय विद्यार्थियों, आप सदैव खुश रहें, उन्नति के मार्ग पर सुलभतापूर्वक अग्रसर होते चले जाएं, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज हम आपको अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के द्वितीय पाठ बाल गोविंद भगत के संदर्भ में बताएंगे। सबसे पहले हम पाठ के लेखक के बारे में जानते हैं। पाठ के लेखक हैं श्री रामवृक्ष बेनीपुरी। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी साहित्य के बड़े प्रसिद्ध लेखक कवि रहे हैं। इनका जन्म 1899 में हुआ, अर्थात 1899 में हुआ, और इनका जन्म स्थान है बिहार के बेनीपुर गांव में। बिहार के बेनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनके नाम के पीछे बेनीपुरी लगाया जाता है। इन्होंने बहुत सी रचनाएं की, जिनके माध्यम से हिंदी साहित्य की बड़ी निष्ठापूर्वक सेवा श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्धतों के देश में, इनका एक उपन्यास है। चिता के फूल एक कहानी है इनकी। माटी की मूर्तें इनका एक रेखा चित्र है। इस तरह से इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदी साहित्य को पर्याप्त कोश प्रदान किया, पर्याप्त साहित्य खजाना प्रदान किया। हमारे पाठ, जो हमारे पाठ्यक्रम का पाठ है बाल गोविंद भगत, यह भी एक रेखा चित्र ही है। ऐसे महान कवि सन 1968 में इस संसार से विदा हो गए, अर्थात 1968 में श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी का देहावसान अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। अब हम सर्वप्रथम पाठ के सारांश बताएंगे, पाठ का सारांश आपको बताएंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं, पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत, जो श्री रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित एक रेखा चित्र है। उन्होंने एक ऐसी व्यक्ति का चलचित्र किया है जो बहुत ही प्रेरणादायक है। बाल गोविंद भगत एक मझले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। कबीरपंथी थे, इसलिए कनपटी टोपी पहना करते थे। शरीर पर लंगोटी धारण करते थे। गले में तुलसी की एक बेडौल माला भी पहनते थे और उनके मस्तक पर रामानंदी चंदन हमेशा शोभायमान होता था। बाल गोविंद भगत सर्दियों में काली कमली लिए रहते थे। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, लेकिन सन्यासियों की तरह, साधुओं की तरह जीवन व्यतीत करते थे। गृहस्थ थे, उनका परिवार था, उनका एक बेटा था, उनकी पतोही भी थी। खेती बाड़ी भी किया करते थे, घर के सारे कामकाज खुद करते थे, लेकिन बहुत ही सरल स्वभाव के और बड़े सिद्धांत मानने वाले व्यक्ति थे। किसी की भी वस्तु को बिना पूछे छूते तक नहीं थे। बिना पूछे किसी की वस्तु को कभी भी उपयोग में नहीं लाते थे। और संगीत साधना भी करते थे। गांव से 2 मील दूर नदी में प्रतिदिन स्नान करने जाते थे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। 4 बजे नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और उठकर बाल गोविंद भगत गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करने जाया करते थे। वहां से जब लौट कर आते थे तो गांव के पास पोखर थी। पोखर के भांड पर बैठकर, भांड का मीन्स एक ऊंचा सा टीला था, उस टीले पर बैठकर बाल गोविंद भगत कबीर के भजन, कबीर के दोहे, कबीर की साखें सब अनवरत गाते रहते थे। ये उनका क्रम था। खेती बाड़ी का काम भी किया करते थे। आषाढ़ के महीने में बाल गोविंद भगत धान की रोपाई कर रहे हैं और वह उनके मुख से संगीत की स्वर लहरियां निकल रही हैं। संगीत उनके मुख से निरंतर प्रवाहित हो रहा है। कभी शब्दों को नीचे पहुंचाते हैं, जमीन में, अंदर पाताल में पहुंचाते हैं। कभी उनके शब्द
उनके कंठ की सीढ़ियों में चढ़कर सीधे आकाश की तरफ जा रहे थे। इतना अच्छा दृश्य बाल गोविंद भगत बना देते थे कि कलेवा ले जाने वाली स्त्रियां खेत की मैल पर खड़े होकर उनके होठ हिलने लगते थे। खेतों में उछल कूद करते हुए बच्चे भी एक ताल से उछल कूद करने लगते थे। हलवाहों के पैर स्वयं एक निश्चित क्रम से, निश्चित गति से, निश्चित ताल के आधार पर चलने लगते थे और धान की रोपाई बड़ी क्रमबद्धता से, बड़े अच्छी तरह से होने लगती थी। इस तरह से बाल गोविंद भगत चारों तरफ संगीत की दुनिया, संगीत की स्वर लहरियां बसा देते थे। और बाल गोविंद भगत हमें सदैव ही वह अपने नियम सिद्धांतों का पालन करते थे। कबीर को साहब मानते थे। खेती में जो कुछ भी उत्पन्न होता था वह उस उत्पन्न हुए अनाज को अपने सिर पर रखकर कबीर के आश्रम में ले जाते थे और वहां से प्रसाद स्वरूप जो कुछ मिलता था उसी से अपनी गुजर बसर किया करते थे। इस तरह से बाल गोविंद भगत का हमने प्रथम परिच्छेद आपको बताया। इसके बाद आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आपको स्तुति नमन, धन्यवाद।